पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रायद्वीप होता क्या है, अर्थात पेनिनसुला होता क्या है वो समझिए। ऐसी ज़मीन जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा देख रहे हैं, एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे की तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो ये हमारा हिस्सा क्या कहलाएगा भारत का? प्रायद्वीप भारत कहलाएगा, अर्थात पेनिनसुलर इंडिया कहलाएगा। और इसी पेनिनसुलर इंडिया के अंदर कुछ पर्वत श्रेणियां भी हैं और पठार भी हैं। पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माउंटेन रेंज को। तो हम कह सकते हैं इन सभी माउंटेन रेंज को मिलाकर क्या कह सकते हैं कि ये पेनिनसुलर माउंटेन रेंज है। लेकिन हमारा आज का विषय क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। मतलब इस प्रायद्वीप भारत में, इस पेनिनसुलर इंडिया में जो पठार है या जो प्लेट्यू है उसी की हमने बात करनी है, जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि जो हमारा प्रायद्वीप भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वहीं से टूट कर ये आया है और जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकराया है। उसी के बाद हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ है, ये सब आप जानते ही हैं। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि पेनिनसुलर प्लेट्यू ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हिमालय पर्वत से बहुत ज़्यादा पुराने होंगे। हिमालय पर्वत से तो तुलना ही नहीं कर सकते हैं, हिमालय पर्वत तो बहुत नवीन पर्वत श्रेणी है, जबकि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये बहुत पुराना है। कहीं आपको ये तो डाउट नहीं है कि प्लेट्यू क्या होता है, अर्थात पठार क्या होता है? पर्वतों की तरह ये भी ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ ये फ्लैट होते हैं, टेबल की तरह फ्लैट होते हैं, इसलिए इन्हें टेबल लैंड भी कह दिया जाता है। जबकि पर्वतों के आप जानते हैं वो पिरामिड की तरह, चोंच की तरह ऊपर होते, तीखे होते हैं, और पठार या प्लेट्यू ऊपर की तरफ समतल होते हैं, लेकिन ये भी पर्वतों की जैसे ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो प्लेट्यू क्या होता है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो टोटल एरिया लगभग देखेंगे तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया। एवरेज हाइट समुद्र तल से अगर देखेंगे 600 मीटर से 900 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। इसको भी मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है। ऊपर का हिस्सा, नॉर्थ का हिस्सा जिसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, और दक्षिण का हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू या दक्कन का पठार कहते हैं। मतलब उत्तर की तरफ मध्य उच्च भूमि और दक्षिण की तरफ दक्कन का पठार। इसको दो भागों में बांटने का मेन कारण जानते हैं क्या है? बीच में दरार है एक, जहाँ से ताप्ती और नर्मदा नदी बहती है, जिसे हम भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। ये दरार क्यों आई होगी? क्या आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं? जब हमारी इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटकर यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही थी, जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यूरेशियन प्लेट के नीचे की ओर ये धसी हुई है ना, तो जो भी प्रायद्वीप भारत में कमज़ोर हिस्सा रहा होगा वहाँ क्रैक आ गए होंगे। उसी कारण से ये भी क्रैक आया, फॉल्ट पड़ गया, और इसमें से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है, और इसने प्रायद्वीप पठार को दो भागों में बांट दिया, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड की तरफ चलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका झुकाव किस तरफ होगा ये भी एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप। चूंकि हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ टकराई है, तो जो उत्तरी हिस्सा होगा वो नीचे की ओर धसा होगा और दक्षिण का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठा होगा ना। तो इसलिए इस सेंट्रल हाईलैंड का जो उत्तरी भाग है वो धसा हुआ है और दक्षिणी भाग उठा हुआ है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जितनी भी नदियाँ इस सेंट्रल हाईलैंड में हैं वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही हैं। जैसे यमुना की 4 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, सिंध और केन, इनका फ्लो आप देखिए, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही हैं। तो जिस तरफ ढाल होगी उसी तरफ ये जाएंगी, और ये ढाल क्या क्यों आई ये आप समझ चुके हैं। और सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी है, जो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली तक फैली हुई है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इस सेंट्रल हाईलैंड के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इस सेंट्रल हाईलैंड को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे मालवा का जो पठार है, मालवा प्लेट्यू, ये सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। ये मालवा का जो पठार है ये राजस्थान वाले इलाके में फैला हुआ है। काली मिट्टी बहुत पाई जाती है मालवा के पठार में। ये रीज़न क्या है ये आगे आपको देखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं बस बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें दिमाग में आपके क्लियर हो जाएँ, बाकी चीज़ें क्रम से तो हम पढ़ ही लेंगे। मालवा के पठार के बगल में बुंदेलखंड का पठार है, जो मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश और यूपी में है। ये भी सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। बाघेलखंड का पठार, ये भी मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में, लेकिन थोड़ा सा रीजन इसका उत्तर प्रदेश में भी है। और पूर्व में देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार तक फैला हुआ है, छोटा नागपुर का पठार। यह है सेंट्रल हाईलैंड। और इस प्रायद्वीप पठार का कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में भी है, जिसे मेघालय का पठार या नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू कहते हैं। इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आज हमने इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का बेसिक चीज़ समझी और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम
दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्ट का जो पठार है जिसे शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार कहा जाता है उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद इस पठार का निर्माण कैसे हुआ, डेक्कन ट्रैप क्या है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। 2 या 3 वीडियो के अंदर इस पेनिनसुलर प्लेट्यू की सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें।